तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में। और देखिए, ये कोई फैंसी नया शब्द नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आज की टेक्नोलॉजी का एक ज़रूरी बिल्डिंग कोड हो। मतलब जैसे एक बिल्डिंग को मजबूत और सेफ बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एआई को भरोसेमंद और सही बनाने के लिए इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल एआई आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना जो सेफ हों, किसी के साथ भेदभाव ना करें, पारदर्शी हो और जिनकी जवाबदेही तय हो। बात बस इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी में भरोसा शुरू से ही बनाया जाए ताकि वह हमारे फायदे के लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। और ये सब कुछ टिका है इन 8 मजबूत पिलर्स पर, जैसे कि निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुरक्षा और हाँ, सबसे जरूरी इंसानी निगरानी। इनको एआई की वो नींव समझिए जिस पर हर भरोसेमंद सिस्टम खड़ा होता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप क्या है? पहले तो ये समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबल एआई है क्या, फिर देखेंगे कि जब एआई से गलती होती है तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद हम इसके पूरे लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। अब सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं कि ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक अच्छी चीज क्यों नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एक जरूरत क्यों है? क्योंकि जब एआई से गलती होती है तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी हायरिंग के लिए एआई इस्तेमाल करती है और वो एआई कुछ खास जेंडर या कॉलेज के लोगों को ही ज्यादा पसंद करता है। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है ना? ये तो सीधा सीधा लोगों के करियर पर असर डाल रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उस एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ भेदभाव है। या फिर उस फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, जो गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को ठीक से पहचान ही नहीं पाती। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी की छोटी सी खामी समाज में कितनी बड़ी असमानता पैदा कर सकती है। और फिर एक और बड़ी चुनौती है एआई हैलुसिनेशंस की। मतलब जब एआई गलत फैक्ट्स बताने लगे, नकली सोर्स दे दे या फिर कोई खतरनाक सलाह दे बैठे। ये सारे जोखिम हमें साफ साफ बताते हैं कि हमें एक ठोस समाधान की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो समाधान क्या है? जवाब है रिस्पॉन्सिबल एआई लाइफ साइकिल। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है जो उन सभी खतरों को रोकता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। इस लाइफ साइकिल में 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, डिफाइन और असेस करना। दूसरा, डेटा को मैनेज करना। तीसरा, डेवलप और टेस्ट करना। चौथा, डिप्लॉय और मॉनिटर करना। और पांचवा, गवर्न और ऑडिट करना। यही वो पूरा प्लान है जिससे जिम्मेदार एआई बनता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है डिफाइन एंड असेस। मतलब कोड की एक लाइन लिखने से भी पहले ये सोचना कि इस एआई का समाज पर क्या असर पड़ेगा, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान पहुंच सकता है। यहीं पर एथिकल और सोशल रिस्क का आकलन किया जाता है। दूसरा स्टेप है डेटा मैनेजमेंट। देखिए, एक बात तो साफ है, जिम्मेदार एआई के लिए जिम्मेदार डेटा चाहिए। इसका मतलब है कि डेटा सेट में किसी भी तरह के भेदभाव को ढूंढ कर निकालना, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना और डेटा को एनोनिमाइज करना, मतलब उसकी पहचान छिपाना। अब आते हैं डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर। इस स्टेज पर मॉडल के अंदर ही फेयरनेस और सेफ्टी बनाने के लिए काम होता है। इसके लिए भेदभाव कम करने वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और रेड टीमिंग की जाती है, जिसमें सिस्टम के गलत बर्ताव को जानबूझकर ढूंढा जाता है। और हाँ, एआई को डिप्लॉय करने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता। असली काम तो अब शुरू होता है। लगातार मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसमें सेफ्टी गार्डरेल्स लगाना, कंटेंट फिल्टर करना और जहां बहुत ज्यादा रिस्क हो वहां इंसानी दखल यानी ह्यूमन इन द लूप को शामिल करना पड़ता है। और आखिरी स्टेप है गवर्नेंस और ऑडिट। ये लंबे समय तक जवाबदेही तय करता है। इसके लिए एक एथिक्स रिव्यू बोर्ड बनाया जाता है। हर 6 से 12 महीने में ऑडिट होता है और यूजर्स को यह हक दिया जाता है कि वो किसी फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। चलिए, अभी तक तो हमने प्रोसेस को समझा। अब ये देखते हैं कि इन सिद्धांतों को असल दुनिया में प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाता है। ये जो टेबल है, ये दिखाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इंसानी ढांचा भी कितना जरूरी है। सबसे ऊपर होती है एक एआई स्टीयरिंग कमेटी जो गाइडलाइंस बनाती है। फिर आता है एआई एथिक्स बोर्ड जो मुश्किल मामलों को नैतिक नजरिए से देखता है। और आखिर में लीगल टीम ये पक्का करती है कि सारे कानून जैसे जीडीपीआर या ईयू एआई एक्ट का पालन हो रहा है। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एआई है जो लोन अप्रूव करता है। अब यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं?
भेदभाव हो सकता है, पता ही ना चले कि लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, या फिर डेटा की प्राइवेसी का खतरा। अब एक जिम्मेदार एआई सिस्टम क्या करेगा? भेदभाव रोकने के लिए वो नस्ल या धर्म जैसी चीज़ों को देखेगा ही नहीं। अगर लोन रिजेक्ट होता है तो वो साफ साफ कारण बताएगा और अपील करने का मौका भी देगा। और सबसे ज़रूरी, सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा को पूरी तरह एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखेगा। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलपमेंट शुरू करने से पहले ये जरूर चेक करें कि एथिकल रिस्क का मूल्यांकन हुआ है या नहीं, डेटा सेट में विविधता है या नहीं, और कौन से मामले संवेदनशील हो सकते हैं, इनकी पहचान हुई है या नहीं। जब डेवलपमेंट चल रहा हो तब फेयरनेस के नियम लागू करना, ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिन्हें समझा जा सके, और प्राइवेसी को बढ़ाने वाली टेक्निक्स अपनाना बेहद जरूरी है। और आखिर में डिप्लॉयमेंट से पहले और उसके बाद एक पूरा एआई ऑडिट होना चाहिए, सेफ्टी और फेयरनेस के मैट्रिक्स को वैलिडेट करना चाहिए और सिस्टम पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। इस पूरी चर्चा को हम इस एक पावरफुल लाइन के साथ खत्म कर सकते हैं। जिम्मेदार एआई कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली लाइफ साइकिल है। मतलब ये एक सफर है, मंजिल नहीं। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे लगातार निभाते रहना पड़ता है।